हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कल के वीडियो में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा था और उसके अंतर्गत एमपीसी को समझा था। और एमपीसी के तहत दो टूल्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। ये दो चीज़ हम लोग समझे थे। इसके तहत क्वांटिटेटिव टूल्स नहीं, क्वांटिटेटिव टूल्स के तहत क्वांटिटेटिव टूल्स के तहत दो बातें आती है। एक बात है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा बात है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के तहत जो बातें होती है या जो शब्द आते हैं वो है CRR, SLR और रीफाइनेंस फैसिलिटी। ठीक, तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के तरफ तीन बातें आती है, CRR, SLR और रीफाइनेंस फैसिलिटी। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के तहत बात जो होती है वो रेपो रेट की होती है, रिवर्स रेपो रेट की होती है, बैंक रेट की होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की होती है, मार्जिनल स्टेबिलिटी स्कीम की होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की होती है। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के तहत कुछ बातें ये है, जैसे इसमें बातें होगी रेपो रेट की होगी, रिवर्स रेपो रेट की होगी, बैंक रेट की होगी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की होगी, मार्जिनल स्टेबिलिटी स्कीम की होगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन की होगी। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का पहला CRR। तो अब यहाँ पे एक बात ये आता है कि हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में इसको रखते हैं और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में इसको रखते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में कैसे आता है और ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में कैसे आता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि बचपन में बच्चे लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपको बोले कि ये मामा है, तो जब हम बड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा मामा जो है वो मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। तो समय आने पे हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैसे है और ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैसे है। इसको रफ करते हैं। तो इसके तहत हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे CRR। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षण अनुपात। नकद आरक्षण अनुपात। तो यहाँ पे बात आ गई नकद की, नहीं तो नकद की बात है तो हम लोग दो बात समझते हैं। एक बात ये समझते हैं, तो नकद और नगद में हम लोग अंतर समझते हैं कि नकद किसे कहते हैं और नगद किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी दुकान पे गए, तो दुकान पे लिखा होता है कि आज नकद कल उधार या आज नगद कल उधार। तो क्या लिखा होता है,
तो देखते हैं वहां पे लिखा होता है आज नगद कल उधार। तो इसका यह मतलब हो गया कि सरकार के द्वारा जो भी विधिमान्य पैसा है, सरकार के द्वारा जो भी विधिमान्य पैसा है और उस पैसा को पे करके हम लोग उस वस्तु को खरीद लेते हैं, उसको नगद कहते हैं। और नकद, नकद मतलब किसी वस्तु का अपना मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का भी अपना एक मूल्य होगा। जैसे मान लीजिए ये इंक है, तो इसका भी एक अपना मूल्य होगा। तो हर एक वस्तु की अपनी मूल्य होती है। जैसे मैं किसी दुकान पे गया सामान लाने और दुकानदार पैसे मांगा और पैसे मेरे पास नहीं था, तो हम क्या किए कि पैसे के जगह कोई वस्तु को देकर और जो वस्तु हमें चाहिए उस वस्तु को हम प्राप्त कर लिए, तो वो नगद कहलाता है। ठीक, उसके आगे हम लोग समझते हैं कि मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है तो दो बातें समझना बहुत जरूरी है, एक मुद्रा और दूसरा रुपया। तो मुद्रा, तो हम लोग ये समझते हैं कि मुद्रा और रुपया में अंतर समझ लेते हैं, मुद्रा और रुपया। तो मुद्रा और रुपया, रुपया का अर्थ है सरकार द्वारा जो भी विधिमान्य पैसा होता है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 500, 2000, जो भी विधिमान्य पैसा है उसको हम लोग रुपया कहते हैं। और मुद्रा, मुद्रा हर वह चीज जिसका कुछ अपना वैल्यू होता है मुद्रा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह हम किसी दुकान पे टूथपेस्ट लाने गए और दुकानदार हमसे पैसा मांगा, तो हम बोले पैसा नहीं है, तो दुकानदार बोला पैसा नहीं है तो फिर सामान कैसे देंगे। तो हम गए, फिर आए अपने घर पे और मान लिए ले लिए, हम चावल थोड़ा सा ले लिए और गए दुकानदार को दे दिए और वो सामान खरीद लिए। यानी कि वो चावल जो है यहाँ क्या हो गया, एक तरह का मुद्रा हो गया। तो हम लोग ये समझते हैं नगद आरक्षण अनुपात। ठीक, नगद आरक्षण अनुपात को समझने के लिए समझते हैं कि आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, तो आरबीआई का जब भी गठन हुआ, जैसे आरबीआई का गठन हुआ, समझते हैं इसको, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। तो जब आरबीआई का गठन हुआ तो उसी समय इसके तहत, इस एक्ट के तहत कुछ बातें और किया गया था कि अगर कोई बैंक अपनी शाखा खोलती है तो उसे तो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास, तो इस एक्ट के तहत ये बात क्या है कि कोई भी अगर बैंक खुलता है तो कॉमर्शियल बैंक को अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत जो उस समय तय होता है वो आरबीआई के पास जमा करना होता है। जैसे वर्तमान में अभी सीआरआर 3% है। तो अब यहाँ बात उठता है कि ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो पैसा रखेगी सीआरआर के रूप में, वो किस बेस पे रखेगी, यानी वो बेस कैसा होगा, नहीं तो वो बेस कैसा होगा, वो बेस होगा एनडीटीएल बेस होगा। तो अब यहाँ बात आ गया ये एनडीटीएल, नहीं तो एनडीटीएल क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी, नेट टाइम लिएबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द और आ गया जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे
यहाँ पे आ गया लिएबिलिटी। नहीं तो इस लिएबिलिटी को हम लोग समझते हैं पहले। तो लिएबिलिटी और एक होता है एसेट्स। एसेट्स, ये दोनों चीजों को समझते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और लिएबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। तो एसेट्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई चीज मेरा है, कोई चीज मेरा है और वो हम किसी को दे नहीं सकते हैं। जैसे ये मार्कर मेरा है और इसको हम किसी को दे नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? ये एसेट्स हो गया। और लिएबिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हमने किसी से लिया, ये मार्कर हमने किसी से लिया और इस मार्कर को रेंट पर हम किसी व्यक्ति को दे दिए। तो कुछ दिन के बाद वह व्यक्ति हमें रेंट देकर और रेंट के साथ मार्कर लौटा दिया, और ये मार्कर हमको जो दिया था उसको फिर हम दे दिए। तो ये क्या हो गया? मेरा लिएबिलिटी हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि लिएबिलिटी होता है कि कभी वह वस्तु आपका नहीं हो और उस वस्तु को कोई आपको दिया हो और कभी ना कभी उस वस्तु को आपको उसको लौटाना होगा, ये आपकी लिएबिलिटी हो गया। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं, लिएबिलिटी समझ गए, एसेट्स समझ गए। तो कुछ बातें और है, जैसे यहाँ पे दो बातें हैं, नेट डिमांड और टाइम। तो नेट डिमांड और टाइम, तो नेट डिमांड के तहत दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। कि डिमांड डिपॉजिट के तहत दो तरह की बातें होती, दो तरह का अकाउंट होता है। डिमांड डिपॉजिट के दो तरह का अकाउंट होता है। एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। ठीक, और टाइम डिपॉजिट के तहत एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो समझते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या है। जैसे मेरे पास एक अकाउंट है, आपके पास अकाउंट है, या सभी डियर स्टूडेंट्स के पास जो भी अकाउंट है वो क्या आ जाएगा? वो सेविंग अकाउंट के तहत आ जाएगा। और जैसे कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के द्वारा जो अकाउंट खोला जाता है वो करेंट अकाउंट होता है। इसका यह मतलब है कि ये डिमांड डिपॉजिट है। कहने का मतलब ये डिमांड पे दे होता है। जैसे जब आपको पैसा मन करेगा बैंक से निकालने के लिए, तो बैंक आपको एटीएम दे रखी है, जाइए एटीएम का यूज कीजिए और पैसे डिमांड पे निकाल लीजिए। मतलब जब भी आपको डिमांड होगा बैंक पैसा दे देगी, इस तरह के अकाउंट में। और इसमें होता है टाइम डिपॉजिट में होता है दो बातें, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसके लिए एक समय का निर्धारण होता है, 1 साल 2 साल 5 साल। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 साल के लिए 1,20,000 रुपया किसी बैंक में जमा किया और जब उसका समय पूरा 1 साल तो इंटरेस्ट के साथ बैंक उसको फिर लौटा दी। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। और रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? कि रेकरिंग डिपॉजिट कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसी तरह का मतलब इतना ही पैसा वो भी जमा करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास एक मुश्त 1,20,000 नहीं है। जिस दूसरे व्यक्ति भी चाह रहा है कि हम इतना ही पैसा जमा करें, लेकिन उसके पास एक मुश्त इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? जैसे मान लो कि उस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया सैलरी है, तो वो क्या करेगा कि प्रत्येक मंथ उसमें से 10,000 रुपया जमा करेगा और 12 महीने तक जमा करेगा। तो जमा कर लेगा वो भी इतना जमा कर लेगा, इतना जमा कर लिया। तो दोनों का अमाउंट सेम है, लेकिन हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट
में दोनों में अलग हो। क्यों? क्योंकि ये एक बार जमा किया था और ये टुकड़ों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये अमीरों के लिए है और ये गरीबों के लिए है। इसके आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले बात की एनडीटीएल। तो एनडीटीएल जो है, जैसे मान लीजिए कि जैसे एनडीटीएल के रूप में जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखती है, तो डेली रखती है, मंथली रखती है, वार्षिक रखती है, या जब बैंक खुली थी तभी रख दी थी, क्या होता है? नहीं, तो ये जो है एनडीटीएल जो है वो डेली बेस पे काम करता है। एनडीटीएल डेली बेस पे काम करता है। जैसे कि बैंक है, तो बैंक के पास पैसे आते भी हैं, बैंक से पैसे निकाले भी जाते हैं। ठीक, तो हम लोग एनडीटीएल को समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, तो बैंक के पास पहले से 1000 रुपया है और उसके पास 500 रुपया आया, 500 रुपया आया, और जब बैंक में 500 रुपया आया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 700 रुपया निकाल लिया। ठीक, तो 500 रुपया आया और 700 रुपया कोई निकाल लिया, यानी कि गया। तो अब देखिए, तो बैंक के पास कुल कितने पैसे हो गए? 1000 और 500। बैंक के पास टोटल कितने पैसे हो गए? 1500 हो गए। उसमें से कितने पैसे निकाल लिए गए? 700 रुपए। तो बैंक के पास अब कितने बचे? 800 रुपया। यानी बैंक के पास कितने बचे? 800 रुपया। यही आपका क्या होता है? एनडीटीएल होता है। अब इस एनडीटीएल पे, यानी कि बैंक का काम 4 बजे तक चलता है, 4 बजे के बाद जो कितना बैंक से में पैसा आया और कितना बैंक से पैसा निकला, तो बाद में जो होता है डेली बेस पे, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में आज CRR 3% है, तो 800 का 3% कितना होगा? 24 रुपया। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो वर्तमान दर पे जो भी पैसा होगा वो आरबीआई के पास जमा करेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। इसका यह मतलब है कि जब किसी कॉमर्शियल बैंक द्वारा अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना होता है, वह कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे। तो आगे समझते हैं, इसको रफ करते हैं, आगे समझते हैं। फिर जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि CRR, क्या आरबीआई CRR पे कमर्शियल बैंक को ऋण देती है? तो अगर सवाल इस तरह का पूछे, क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक को CRR पर ऋण देती है, तो ऋण रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है, न ऋण देती है और न रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो आरबीआई CRR पर कमर्शियल बैंक को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है। यहाँ दो बातें आती है कि CR मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो CR मैक्सिमम नो लिमिट और मिनिमम नो लिमिट। नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी ये 100% तक भी हो सकता है और 0% तक भी हो सकता है। तो यहां से सवाल भी आता है एग्जाम में, तो ये लोग समझते हैं। अब बातें ये आ रहा है कि अगर आरबीआई CRR को बढ़ा देती है तो क्या होगा, घटा देती है तो क्या होगा। ठीक, तो ये सभी को रटना पड़ता है कि आरबीआई जो है CRR को बढ़ा देगी तो क्या होगा, घटा देगी तो क्या होगा। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि आज के बाद CRR समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ जाइएगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगर आरबीआई CRR को बढ़ाती है या घटाती है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि से अभी CRR प्रेजेंट में 3% है और बढ़ाकर आरबीआई 6% कर दिया और घटाकर मान लीजिए कि 2% कर दिया,
तो ये समझते हैं कि बैंकों के पास मान लीजिए कि 1000 रुपया है, नहीं तो 3% निकाल देते हैं। तो 3% निकाल दिए तो 24 रुपया इसमें से घट गया, नहीं तो इसमें से 3% निकाल देते हैं। तो यहाँ 3% जैसे निकालेंगे तो यहाँ से कितना चला जाएगा, 30 रुपया चला जाएगा, यानी 30 रुपया घटा दीजिए। तो बैंकों के पास कितना बचा, 970 रुपया। ठीक, अगर आरबीआई बढ़ाती है सीआरआर को तो 1000 में से 60 रुपया निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा 940 रुपया। और यहां 1000 में से 20 रुपया घटा दीजिए, क्योंकि 2% घट गया है। तो बैंकों के पास कितना बचा, 980 रुपया। अब देखिए कि जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया तो बैंकों के पास पैसे कम बचा। इसका यह मतलब है कि बैंक के पास पैसे कम बचा, तो बैंक जो है वो मार्केट में पैसे का रेगुलेशन कम कर पाएगा, यानी कि मनी का जो रेगुलेशन होगा, जो मनी का फ्लो होगा मार्केट में कम जाएगा। इसका यह मतलब है कि डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो सीआरआर को बढ़ने से बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है, जिसके कारण बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं दे पाती है और मार्केट में डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। लेकिन सीआरआर को जैसे ही कम करता है आरबीआई तो बैंकों के पास पैसे ज्यादा होता है, तो मार्केट में पैसे का रेगुलेशन ज्यादा से ज्यादा करती है, यानी लोन लोगों को ज्यादा प्रोवाइड करती है, तो डेवलपमेंट का काम ज्यादा होता है। तो डेवलपमेंट का ज्यादा काम होने से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से सीआरआर को हम लोग समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीआरआर को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मजा आया होगा तो अपनी उत्सुकता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमको भी उत्सुक करते रहिए, ताकि आगे इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।